आत्मबंधन मास्टर्स सभी को बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारी पावर ऑफ नाउ द पावर ऑफ नाउ बुक के स्वाध्याय में, जो कि बहुत ही प्यार से बहुत ब्यूटीफुली अमनदीप जी हमारे साथ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। थोड़ा बहुत रिवीजन भी होगी आज, क्योंकि पीछे जितना गया है एक टीचर और एक मेंटर की तरह जब वो हम सबको पढ़ा रही हैं, तो ऑब्वियसली है, बनता है ये कि थोड़ा सा आप लोग इनपुट इसमें शेयर करें। और बिना समय गवाए हम इनवाइट करेंगे अमनदीप जी को। ओवर टू यू अमनदीप। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन टू ऑल डिवाइन मास्टर्स। तो आज फिर से बुधवार आ गया, फिर से हम उसी पुस्तक के स्वाध्याय के साथ जुड़ेंगे। पर जैसा कि अभी मैम ने बोला है कि हम ऑलरेडी 2 वीक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, इनफैक्ट 3 वीक्स। तो अभी हम आज इस पुस्तक के चौथे अध्याय के ऊपर आ गए हैं। तो पिछले जो 3 अध्याय हैं, वो टीचर कहते हैं ना कि कोई भी टीचर है वो अपनी वो वाली जो बेसिक नेचर है वो नहीं छोड़ सकते। तो बच्चों को भी जब पढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्लास में जाके ये होता है कि बताइए कल क्या किया था हमने, सो दैट पता चले प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है, पावर ऑफ नाउ कितना कितना अवेकन हमने अपने अंदर किया है, हाउ मेनी ऑफ अस आर ट्रूली नाउ गेटिंग टू नो, और कितना हम उसके बीच में जा चुके हैं दैट यस नाउ मोमेंट, द प्रेजेंट मोमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल दो थोड़ा सा पास्ट में लेके जा रही हूँ कि पिछले दिनों में क्या हुआ। हालांकि पुस्तक के माध्यम से यही पता चलता है कि पास्ट में नहीं जाना, बट पास्ट आज वही लेसन हम लोग गो थ्रू करेंगे कि ऐसा नहीं है कि पास्ट को हमने कभी याद नहीं करना, कुछ पूछ देखना नहीं है। हमारे हर एक जीवन के अध्याय ऑलवेज टीचेज अस अ लेसन। तो वो लेसन्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। हम कई बारी बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन के आधार पे हम भी बहुत कुछ सीखते हैं जब हम उनकी कुछ लाइफ स्टोरीज को इस मंच पे या किसी भी मास्टर के माध्यम से सुनते हैं। तो उसका मतलब पास्ट में जाना नहीं है, यानी कि जीवन के हर एक क्षण को अपना एक टीचर, अपने शिक्षक के रूप में देखना है। तो वो समय जो एक शिक्षक के रूप में है, तो चलिए आज उसी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, अपने पास्ट टाइम में जाते हैं। तो क्या हमने उन अध्यायों में पढ़ा था। चलो मैं वो बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं पूछूंगी, तो ये पूछते हैं कि आपका टेक अवे क्या रहा। तो मैं वन बाय वन जो भी कोई अपना यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, तो एक एक छोटा छोटा जितना भी सुना, जितना भी उसे समझा, उसमें से एक लाइन, जैसे कोई ना कोई चीज़ होती है ना हमें अंदर से टच कर जाती है, ऐसी कौन सी लाइन, ऐसा कौन सा इंसिडेंट, ऐसे कौन से वाक्य या ऐसी कौन सी इमेज जो पीपीटीज में दिखाई गई थी, उनमें से कौन सी चीज़ ने आपको कनेक्ट किया, कौन सी चीज़ थी जो आपका टेक अवे था। तो एक एक टेक अवे आज हम सब शेयर करेंगे। सो ओवर टू यू गुरपिंदर मैम, यू आर द प्रिंसिपल। थोड़ा अभी आप थोड़ा सा आप भी इनको मोटिवेट करिए, शायद आपकी मोटिवेशन ज़्यादा काम करती है नहीं यहाँ पे नहीं, जब आप। आप लोगों के देखो, आप लोग आपस में जो फ्रेंड्स हो या जी उसमें सब लोग, भाई आप लोग खोलिए अगर बता सकते हो, नहीं तो जैसे वो होता है ना कि सब लोग पास पास करते जाओ, और वो जब वो होता है ना कि कहानी कोई बुझारत है उसको पास कर दिया, एटलीस्ट एक्टिवली यस एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए हेलो। कि जी। जी मैम, थर्ड चैप्टर थोड़ा सा मुझे याद है। ये इसमें ये समरी थी कि जो हमें पास्ट और फ्यूचर एक इल्यूजन है बस। अंजू जितना मैम, भी आपका हम प्यारा सा चेहरा दिख जाएगा हमें हमें और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्चुअली बाहर थी, अभी एंट्री कर रही हूँ। मैं पहुंच के करती ओके हूँ, ठीक है। मास्टर्स प्लीज़
अगर पॉसिबल है तो अपने कैमरास प्लीज ओपन कर लीजिए। तो पहुंच के फिर करती हूँ, ठीक है? फिर तब तक कोई नहीं नहीं, और कोई कर। बात नहीं, आप कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए मैम। सो फ्यूचर और जो आपका पास्ट है उसमें बताया था कि आपने केवल इल्यूजन है, हमें केवल प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना चाहिए। जी। ठीक है, ये आपने बताया था, ताकि इसके लिए फिर कहा था कि भाई मन की जो है उसको वर्तमान में ही रखें। मन जो है आपका, उसको मतलब जोड़ना सीखे, ये नहीं कि पीछे से, मतलब पीछे से तोड़ना, जोड़ना नहीं, पीछे की पास्ट की चीजों को आप भूलना सीखें और प्रेजेंट से जोड़ के रखें। जी। एक्चुअली पता नहीं था कि टेस्ट भी होगा, तो ज्यादा रिकॉल नहीं किया था, जो पहले सुना हुआ याद रह गया, बस उतने पे बता रही। तो आपका ये प्रश्न है, तो प्रश्न के साथ साथ एक टेक अवे भी बताइए कि क्या आपने जब इतना सुना है तो उनमें से कौन सी चीज़ है जो आप अपने अंदर धारण करना चाहेंगे, या कौन सी चीज़ है जो आपके साथ रेजोनेट करती है? बिल्कुल ये सही है कि मतलब जितना हम पास्ट का ना याद रखें, प्रेजेंट में रहे, वो हम सबके लिए अच्छा है, वो उसको धारण करने की। लेकिन कहना और थोड़ा करने में, उसको फॉलो करना यस और यस, सुनने में फर्क है। एब्सोल्युटली। मतलब कह देना इजी है और सोचते भी, पता भी है सब चीजें, बट इतना थोड़ा लाइफ में लाने में ना, वो लाइफ में उसको फॉलो करने में बहुत टाइम लगेगा वो उस चीज को, क्योंकि पास्ट की चीजें भूलती नहीं, और फ्यूचर हमें कुछ ना कुछ रहता है कि अब जैसे मेरा फ्यूचर में क्या होगा, बच्चे के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। तो उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कितना कर पाएंगे, इस पे काम करने के लिए कितना कर पाती हूँ आगे, ये चीज देखना है। आपको थोड़ा सा आंसर यहाँ पे कर दूंगी, और कुछ बाकी का मेजर आंसर आपको आज के चैप्टर में मिल जाएगा। इसमें मैंने जब पहले भी करवाया था ये चैप्टर, उसमें मैंने यही बोला था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। पहले तो इस धारणा को छोड़ना सीखिए कि ये बहुत मुश्किल है, ये करना बहुत मुश्किल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब तक आप ये, इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं कि ना छोड़ने की रेजिस्टेंस, वो पकड़ इतनी मजबूत है ना कि पास्ट को नहीं छोड़ सकती, फ्यूचर की चिंता करना नहीं छोड़ सकती। ये जो पकड़ बहुत स्ट्रांग बनाई हुई है हमने, इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो पावर ऑफ नाउ बुक हमें इसी चीज का बताती है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, उसे ऑब्जर्व करिए पहले, फिर उसे छोड़ने का प्रयास करिए। ये एक स्लो प्रोसेस जरूर है, लेकिन इसके 100% बेनिफिट्स और 100% रिजल्ट हैं। यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन दोज थिंग्स। एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांसम्यूट। जो हमारी थिंकिंग पैटर्न इतने सालों से बनी हुई है, जन्मों से बनी हुई है, वो एकदम से ट्रांसम्यूट नहीं होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कंटिन्यूसली विजुअलाइज करेंगे अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, तो उन्हें बदलने की पावर भी आपको उसी नाउ मोमेंट में ही मिलेगी। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको आज के चैप्टर में मिलेंगे, आई मस्ट से। थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू अंजू मैम। हाँ जी नवनीत मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैं भी यही बोलने जा रही थी कि इस बुक से हमें यही पता चल रहा है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो, जितना ज्यादा रह सकते हो। जैसे हमारा एक टैबलेट भी है, स्पिरिचुअल टैबलेट, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वाली। तो उसी बेसिस पे हमें सिर्फ मोस्टली 80% अपना टाइम जो है, अपना कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस इसी पे रखनी है, प्रेजेंट में। और जो है एक मुझे याद आ रहा था, नाटक आता था गौतम बुद्धा जी का, उसमें उसमें भी यही बताया था। मुझे आज तक वो एग्जाम्पल, मतलब पूरा दिमाग में, क्या पूरे अंदर तक हाँ। हार्ट में है। तो जब आपका ये सुन रही थी मैं पीछे, आप क्लासेस तो नहीं अटेंड की, मैंने पहली बार ही जूम पे आई हूँ। हम्म। तो जब सुनती थी तो मेरे को वो हमेशा याद रहता था कि वो एक बार संतरा खा रहे थे, तो किसी ने पूछा कि क्या होता है, मतलब क्या करना चाहिए हमें। कहते तुम्हें प्रेजेंट में रहना है। देखो जब मैं संतरा खा रहा हूँ, तो उन्होंने छील करके, कैसे मैं इसको छील रहा हूँ, कैसे मैं उसका मतलब एक एक चीज को साफ करके, फिर कैसे जब मैंने मुंह में डाला, तो वो वो सारा रस जो मुंह में जा रहा है, वो फूट रहा है, जो एक एक कण, उसको एंजॉय करते हुए खाना। तो वो यस। प्रैक्टिस भी मैंने की थी कई बार। और मुझे इसलिए याद रहा कि हाँ, बार बार जो पेंडुलम हमारा आगे पीछे घूमता रहता है, उसको प्रेजेंट में ही यस, रखना है। बस, थैंक एब्सोल्युटली। यू। हाँ।
यही थैंक यू टेक सो अवे मच था। नवनीत मैम। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक अमन। यू सो मैं मच। अपना भी शेयर कर देती हूँ कि जो था ना कि ईगो एंड सोल वाला जो डिफरेंशिएशन चार्ट आया था, तो ईगो जी ऑलवेज वांट टू सर्व इटसेल्फ एंड सोल ऑलवेज वांट टू सर्व अदर्स। तो अभी हम्म हम अपने आप को ही समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जहाँ हमें, और एक जो था कि एक्सेप्ट, कि जो इस हम्म मोमेंट में है उसको एक्सेप्ट कर लो। हम्म सोच लो कि मैंने ही ये चूज किया है, मेरे लिए ही है ये आया है। और सबसे हम बोलते हैं ना कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें, क्योंकि उसी में तो हम संघर्ष डाल रहते हैं, जी उसी को में तो संघर्ष डाल लेते हैं। लेकिन उसी में ही अगर कि ऑलवेज वर्क विद द प्रेजेंट मोमेंट, डोंट गो अगेंस्ट। जैसे कई बार क्या होता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में सपोज बैठे हैं, कोई बात कर रहे हैं, मान लो कोई छोटी मोटा प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं, हम ये नहीं समझते कि वो सिर्फ एक टेंटेटिव है या एक टू बी हैपन है। लेकिन उसमें भी इतनी रिजिडिटी और इतनी वो बना लेते हैं कि उस प्रेजेंट मोमेंट में आधे से ज्यादा टाइम हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस में निकलता है। यानी कि हम यस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हम बैठे किस लिए हैं। एक हल्की फुल्की बातचीत करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उसको भी रिजिड मान के कई लोग इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और वहीं से मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। तो एक्सेप्टेंस फॉर द प्रेजेंट मोमेंट, एक एक क्षण के लिए एक्सेप्टेंस, तो जी ये भी बहुत अच्छा था। बाकी मैं तो बाद में जैसे बताती हूँ कि मैं वीडियो बाद में ही सुन पाती हूँ इस समय। तो थैंक यू। अभी आई थिंक थैंक यू सभी मैम। लोग बैठे हैं आगे बढ़ने के या लिए। तो जी, जी मैं पीपीटी शेयर करूं मैम? जी जी जी, आपको को होस्ट बनाया हुआ है मैंने। हाँ, आपकी स्टॉप हो जाएगी अभी, पहले हाँ ना हाँ, आपको कर, सॉरी, हाँ आपको। नहीं नहीं नहीं, कर रही हूँ। या हाँ। इज इट विजिबल मास्टर्स? यस। यस। या तो चलिए, बिना देर किए आज के इस चौथे अध्याय के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। कितने लोगों को ये टाइटल से ये लगा कि यस, आज मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सबसे पहले तो जब मैं ही पढ़ रही थी, मुझे ऐसा लगा दैट यस, मुझे इसके अंदर जाना है। ये क्या सच में ये होता है कि हम बहुत बार, अभी जैसे अंजू मैम ने भी बोला, तो मैंने बताया था कि उनको इस चैप्टर में कुछ आंसर्स मिलेंगे कि किस तरीके से हम पास्ट की उस जकड़न से और फ्यूचर की उस पकड़न से अपने आप को नहीं छुड़ा पाते। और वो सारे ताने बाने कौन बुन रहा है? हमारा माइंड बुन रहा है। और माइंड किससे एसोसिएट करता है? हमारी ईगो के साथ। अगर ईगो को कहीं पे हर्ट होगा, कहीं पे लगेगा कि ईगो यहाँ से छूट रही है, भैया मैं पास्ट को नहीं पकड़ पा रही, मैं फ्यूचर की चिंता नहीं कर पा रही, वो ईगो सेल्फ को जब जब हर्ट होगा तो माइंड आपकी ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज बुनना स्टार्ट करेगा कि वो कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट मोमेंट से दूर धक्का मार के ले ही जाएगा। ना चाहते हुए भी आप बैठोगे ध्यान करने, और हम अक्सर सुनते हैं साधकों के ये जो भी समस्याएं होती हैं कि जब मैं भी स्टार्टिंग में आई थी तो लगता था कि ध्यान का मतलब क्या है। जब जब ध्यान में बैठो, मैक्सिमम टाइम जो है पास्ट में चला जाता है, कुछ हुआ आज उस इंसिडेंट को एक्सप्लोर करने लग जाता है, क्योंकि माइंड आपको उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देता है। क्योंकि हमने माइंड के साथ ही जीना सीखा है, हमने अपने ईगो सेल्फ के साथ ही रहना सीखा है। और जहाँ पे हमारा सतचित आनंद स्वरूप है, जो हमारा स्वचेतन मन है, जो हमारा परम तत्व है, हम उससे अज्ञात हैं। जब जब हम उससे अज्ञात होंगे तो हमारा ईगो सेल्फ ही स्ट्रांग होगा। और उस ईगो सेल्फ को भोजन देने वाला काम कौन कर रहा है? माइंड।
और यहाँ पे आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइंड किस तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाता है ताकि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को अवॉइड करके रखें, उसके अंदर ना जाएं। सो पहला ही हमारा क्या है, लॉस ऑफ द नाउ, द कोर डिल्यूशन। सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो यही है कि जब हम पुराने पास्ट और फ्यूचर के उसमें जाते हैं तब जाके हमारा जो प्रेजेंट है वो खो जाता है। तो करना क्या है, स्टार्ट करिए, आज से ही शुरू करिए, इसी मोमेंट से शुरू करिए। किस चीज़ को, एम्ब्रेस द पावर ऑफ नाउ। इस मोमेंट को, इस क्षण को जीना सीखना है। कैसे जीना सीखेंगे, बाय ऑब्जर्विंग। सबसे पहले ऑब्जर्व करें, जो ऑब्जर्व किया, ये थॉट चल रहा है, ये मेरी प्रेजेंट की कंडीशन है, ये मेरे विचार चल रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व किया। जो स्थिति को ऑब्जर्व किया, अब उसके लिए फाइट नहीं करना है, सेकंड स्टेज पे पहुंच जाइए, वो है एक्सेप्टेंस। अपने अंदर उस चीज के प्रति एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार की भावना उसमें लेकर आए। ऐसा होता है ना, जब हम किसी, मान लो डिबेट का मतलब क्या होता है, डिबेट में क्या होता है, ईगो सेल्फ को जीतना होता है, तो डिबेट एंडलेस हो जाता है। किसी ऐसे आप रिलीजन के ऊपर डिबेट छेड़ के बैठ जाइए, यकीन मानना शायद हम सदियां बीत जाएं लेकिन उस एक मत नहीं हो सकते चाह के भी, क्योंकि रिलीजन इतने सारे मल्टीपल डायमेंशंस हमने क्रिएट कर रखी हैं, लेकिन जहाँ से उसका ओरिजिन है, जहाँ पे उसे पहुँचना है, उस एक पॉइंट से सभी कोसों दूर होके जब उस एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिबेट करेंगे तो वो एंडलेस हो जाएगा। तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस जैसी कोई फीलिंग आएगी ही नहीं। तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और जब एक्सेप्ट किया तो आराम से हम उस स्थिति को, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली उस प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, तब हम उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना शुरू करेंगे। तो शायद वो परिस्थिति जीवन है, जीवन की स्थितियां जीवन नहीं है। लाइफ सिचुएशन इज नॉट अवर लाइफ। जिंदगी अलग है, जिंदगी की परिस्थिति अलग है। तो उस परिस्थिति को सिर्फ देखना भर है, देख के उसे स्वीकार करना है। स्वीकार करेंगे तो उसी स्थिति में आनंद भी आने लगेगा। जैसे रमण महर्षि थे, उनको कैंसर जैसा डिजीज था, तो उन्होंने सिर्फ उसे ऑब्जर्व किया, फिर उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन अपनी साधना के अंदर उन्होंने उस डिजीज के पेन को आने ही नहीं दिया। तो अपने उस प्रेजेंट मोमेंट में रह के उन्होंने अपने आत्म तत्व के साथ जुड़ के उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय किया। सो ऑब्जर्व अलाउ अस टू नोटिस अवर सराउंडिंग्स, जिससे हमें सब कुछ मालूम पड़ता है कि क्या है मेरे दाएं बाएं, कैसे रिश्ते हैं, कैसे मेरी विचारधारा बन रही है, मेरा कहीं ऊपर नीचे तो नहीं जा रही एनर्जी। तो अगर मेरे को समझ में आ गया कि कोई विचार मेरी एनर्जी को नीचे लेके जा रहा है, तो जब हमने उसे ऑब्जर्व कर लिया और इसे एक्सेप्ट कर लिया दैट यस हियर आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ, एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे तो करेक्ट कर लेंगे हम अपने आप को, ऑटोमेटिकली वो मोमेंट क्या बन जाएगा, इंजॉयबल। लेकिन ये सच्चाई है कि जो भी करेक्शन किया जाएगा, जो भी ऑब्जर्व किया जाएगा, वो सिर्फ नाउ मोमेंट में रह के हो सकता है। अगर हम आज यहाँ पे बैठे बिठाए आज से 5 साल पहले वाली स्थिति को ऑब्जर्व करेंगे, क्या हम उसको करेक्ट कर सकते हैं? नहीं। हम सिर्फ उस पास्ट की परिस्थिति को ऑब्जर्व करके एक नए विचारधारा में उलझ सकते हैं, चेंज कुछ भी नहीं होगा। सो वॉट एवर यू कैन डू इज टू रिमेन इन प्रेजेंट मोमेंट, ऑब्जर्व, एक्सेप्ट एंड देन स्टार्ट एंजॉइंग। फिर ऐसा करते क्यों नहीं है? प्रीवियस स्लाइड ने सब कुछ समझा दिया, लेकिन ऐसा कर क्यों नहीं पाते हैं? क्यों फिर भी प्रॉब्लम आती है? तो मैं एक ही वर्ड बोलूंगी, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस लेके कौन आता है जीवन में? ईगो। अब ये ईगो सेल्फ क्या है? जो माइंड से बनी हुई है, जो मन की स्ट्रैटेजीज हैं। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वर्सेस लिव्ड रियलाइजेशन। वो कहते हैं विचार, सिर्फ विश्वास करना ही काफी नहीं है। बिलीफ अलोन डू नॉट ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सिर्फ विश्वास कर लें, ऐसा ऐसा हो जाएगा, बट
ट्रूथ मस्ट बी लिव्ड, नॉट जस्ट अंडरस्टूड कंसेप्चुअली। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, स्लाइड तक ही अगर सब कुछ सीमित रह जाएगा तो नथिंग कैन हैपन इन अ पॉजिटिव वे। तो पहले समझ के उसको कंसेप्चुअली उसे अंडरस्टैंड करके और उसे जीवन में अप्लाई करके अमल करके ही कुछ बदलाव किया जा सकता है। टुमारोज बिल एंड फिजिकल डेथ आर नॉट द रियल प्रॉब्लम। तो असली प्रॉब्लम है क्या? लॉस ऑफ नाउ। और हम पूरा टाइम इसी चीज़ में उलझे रहते हैं, मेरा ये खर्चा, मेरा सोशल स्टेटस, मेरा घर का माहौल, मेरी जॉब, मेरे पास पैसा, इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग। बट दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम इज व्हेन वी आर not lived in a now moment. For most people presence is rare, accidental or unrecognized. कईयों के लिए प्रेजेंस आ जाते लेकिन बहुत एक्सीडेंटल होते हैं। एक्सीडेंटल मीन्स सॉरी मास्टर्स। सो मोस्ट पीपल प्रेजेंस इज रेयर एंड एक्सीडेंटल। वो कब आते हैं प्रेजेंस में? जब कुछ, लेट्स सपोज के व्हेन वी आर ड्राइविंग, सो वी हैव टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट एट दैट मोमेंट। उस समय पे हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा क्योंकि हम ड्राइव कर रहे हैं। अगर हम पास्ट की मेमोरीज में लॉस्ट हो जाएंगे तो शायद कुछ घट सकता है, लेकिन वो कुछ ही शॉर्टेस्ट टाइम के लिए होता है और उसे हम रिकग्नाइज भी नहीं कर पाते कि मैं इस टाइम पे प्रेजेंट में। ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। व्हेन स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जाम पेपर, जब वो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तब वो प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, लेकिन ये सारा अनरिकग्नाइज्ड रहता है, उसे हम आनंद नहीं लेते हैं। उससे हम सिर्फ ये है कि इस क्षण की ये ज़रूरत है तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को करना है। लेकिन यूजुअली फिर से हमारा वही पैटर्न स्टार्ट हो जाता है पास्ट एंड फ्यूचर का। मैनी ह्यूमन, ये लास्ट लाइन मुझे बहुत अट्रैक्ट करी थी कि मैनी ह्यूमन्स शिफ्ट ओनली बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस रादर देन ट्रू कॉन्शियसनेस। मैंने इसे 4 बार पढ़ा इस लाइन को, एंड देन उसके अंदर डीप डाउन जब मैं गई तो यस, इट इज़ ट्रू। हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस में रहते हैं। ये डिफरेंट लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस क्या है? जैसे एक वेजिटेटिव कॉन्शियसनेस के बारे में मैंने सुना कि द पर्सन इज जस्ट अवेयर कि जी मेरी सराउंडिंग में क्या है। अगर मैं यहाँ बाजार में खड़ा हूँ तो ठीक है, मुझे मालूम है दाएं बाएं क्या चल रहा है, लेकिन उसके आगे उनकी और कॉन्शियसनेस नहीं है। या एक पेशेंट जो कोमा में है, वो भी अनकॉन्शियस है लेकिन अलग लेवल है उसका। एक जो बाय द एज फैक्टर लगा लो या अल्जाइमर वगैरह हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों के बाद वो भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो भूलना एक जीवन में क्षण आता है, वो भी क्या है? डिफरेंट लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस। तो ट्रू कॉन्शियसनेस क्या है? ट्रू कॉन्शियसनेस इज ओनली लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। अपने नाउ मोमेंट में रहने को ही ट्रू कॉन्शियसनेस कहा जाता है। ये इस क्षण में क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग इस क्लास में बैठे हैं, हम पावर ऑफ नाउ का स्वाध्याय कर रहे हैं। एक एक शब्द भीतर उतर रहा है तो उस शब्द के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। दिस इज इनफ। अपने आप के साथ इस क्षण में जुड़ना ही काफ़ी है, और सिर्फ वही हमें अपने भीतर इसी अनुभूति को जागृत भी करना है और इसी अनुभूति के साथ कंटिन्यू भी करना है। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कॉन्शियसनेस इज, बेस्ट इंडिकेटर क्या है कॉन्शियसनेस का? द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज हाउ यू डील विद द लाइफ चैलेंजेस। सभी को आते हैं और ये नॉर्मल है, नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम कहें कि किसी की ज़िंदगी बिना किसी उठा पटक के है, बिना किसी चैलेंज के है, तो वो अनफेयर है। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। अब कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? तो है हाउ कैन वी डील विद आर दिस लेवल ऑफ वट एवर द ट्रबल्स कह लो, चैलेंज कह लो,
किसी को कोई भी तकलीफ कह लो, जो भी जीवन की परिस्थिति है, हम उन परिस्थितियों को किस तरीके से डील करते हैं। नंबर 1 एक होता है उस सिनेरियो से, उस एक मोमेंट से अपने आप को इतना डीमोरलाइज कर लो, डीमोटिवेट कर लो और श्रिंक हो जाओ। आपकी एनर्जी ऑरा जो है वो श्रिंक होने लग जाती है, अंदर की जो ऊर्जा का स्तर है वो गिरने लग जाता है। वो उदासी जो सिर्फ एक मोमेंट ने आपको दी, वो पूरे एक एक सेल के अंदर ट्रांसम्यूट हो जाती है। धीरे 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 वही हमारी हैबिट बन जाती है। हर एक सिचुएशन को डील करने का यही एक हमें बेस्ट वे लगता है, आइदर एस्केप रूट या फाइट और फ्लाइट जैसे हम बात करते हैं। तो कितना स्मार्टली हमने, अब इसमें पावर ऑफ नाउ बुक में क्या समझाया गया है कि कोई अगर चैलेंज आया है, सबसे पहला काम क्या करना है, ऑब्जर्व द थॉट्स विच आर नाउ चेंजिंग विद इन अस। हमारे थिंकिंग, उस सिनेरियो की वजह से मेरा थिंकिंग पैटर्न क्या हो गया, मेरे विचार क्या हो गए, मेरी अंदर की ऊर्जा शक्ति कैसी बन गई है। क्या उस ऊर्जा शक्ति को मैं घटता हुआ महसूस कर रही हूं या बढ़ता हुआ महसूस कर रही हूं। चैलेंज कैसा भी हो सकता है, स्थिति कैसी भी हो सकती है, लेकिन हमें ये रखना है कि क्या मैं ऊर्जावान हूं। तो हमने साइलेंटली, पीसफुली, कामली अपने आप के ऊपर काम करना है, रादर देन वर्किंग ऑन दैट सिचुएशन और सम अदर पर्सन। तो हमने अपने ऊपर ये काम किया कि अपने विचारों को ऑब्जर्व किया उस स्थिति के अनुसार। जैसे ही ऑब्जर्व किया, अगर वो स्थिति हमारे कंट्रोल में है तो उसे पीसफुली चेंज करने का प्रयास करेंगे। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल है, देन स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। उसे एक्सेप्ट करिए द वे इट इज, उससे फाइट नहीं करना है। तो धीरे धीरे यू विल सी योर एनर्जी विल स्टार्ट ट्रांसम्यूटिंग इनटू द पॉजिटिव वन। तो हमें अपनी ऊर्जा के स्तर को जैसे ही बढ़ा लिया, तो वो परिस्थिति का जो चैलेंज है वो हमारी ऊर्जा के सामने छोटा हो जाता है। मुझे मालूम है शायद कहने में और उसे प्रैक्टिकल लेकर आने में अंतर लग रहा होगा इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, हर बार ऐसा कैसे किया जाए। पर शायद सबसे ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न मैं ही रखती थी। तो मैंने अपने अंदर वो बदलाव देखा है कि परिस्थिति, आज भी कुछ स्थितियाँ ऐसी आती हैं जो मुझे भी हिला के रख जाती हैं, बट इवेंचुअली पहले क्या होता था, उस परिस्थिति को देख के अगर मैं अंदर से चेंज हो गई तो वो मेरा कंटिन्यू रहता था पैटर्न। वो महीना 2 महीने, पता नहीं कब तक वो पैटर्न मेरा बना रहता था। बस अब क्या हो गया है, आता है, थिंकिंग पैटर्न चेंज होता है, एनर्जी डाउन जाती है, लेकिन अब विद दिस बुक कॉन्शियसनेस लगा लो, इतने अच्छे मास्टर्स का सानिध्य लगा लो, यूनिवर्स की वो इतनी मेरे ऊपर कृपा लगा लो, कुछ भी कह लो। तो अब क्या हो रहा है कि उस परिस्थिति को समझ के उसके साथ जुड़ी हुई मेरी एनर्जी लेवल बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसे ऑब्जर्व करके इवेंचुअली मैं जुट जाती हूँ उसे ट्रांसम्यूट करने में। दिस इज व्हाट इज माई टेक अवे फ्रॉम दिस बुक इन इटसेल्फ, कि मुझे ये बहुत चीज़ अच्छी लगी थी। और अगर हम नहीं चेंज कर पाते हैं तो क्या, लास्ट लाइन क्या कह रही है, द ड्रीम ऑफ ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस देन टर्न्स इनटू नाइटमेयर। वो एक बुरे सपने की तरह बन जाती है। वो अनकॉन्शियसनेस में जीते हैं तो जिंदा जागते उसमें भी हर परिस्थिति में वो नेगेटिविटी को ही ढूंढते हैं और उसी में ही घिरे रहते हैं। दे कांट इवन चेंज देमसेल्व्स। Sometimes, wait a second. Okay. Okay. इसमें एक ये आया था, मुझे बहुत प्यारी लगी थी ये स्लाइड, कि व्हाट
व्हाट इज दिस? ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस एंड डीप अनकॉन्शियसनेस में क्या अंतर है? ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस मीनिंग आइडेंटिफाइड विद योर थॉट्स एंड इमोशंस। जब हम अपने थॉट और इमोशन के साथ ही अपने आप को पहचानते हैं, उसे हम ऑर्डिनरी, जैसे ऑर्डिनरी का मतलब सभी के अंदर, ये सब में मौजूद है, हम सब में, कि हम अपने आप को थॉट्स और इमोशन से ही आइडेंटिफाई करते हैं। और वर्ड भी ले लेते हैं, आई एम सुपर इमोशनल, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, मेरे में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा। हमें आइडेंटिफाई करना आता है अपने आप को कि मेरा एक्चुअल जो माइंड सेट है, जो मेरी बेसिक नेचर है, वो कैसी है। और जब हम अपने आप को थॉट और माइंड्स के साथ, थॉट और इमोशन के साथ कनेक्ट करते हैं, तब हमारा ईगो माइंड जो है वो एक्टिवेट हुआ पड़ा होता है। नॉट अवेयर ऑफ कंटिन्यूअस लो बैकग्राउंड नॉइस। लो बैकग्राउंड नॉइस मतलब बैक एंड पे कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली चलता है, चलता ही रहता है। जैसे एक वो एसी होता है ना, कि एसी को जब तक उसके वो नॉइस को, एयर की नॉइस को बंद नहीं करेंगे, तब तक पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा ये चल रहा था। जब वो पंखा, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि पंखे का जो बेसिक आवाज़ है उसमें हम आराम से सो जाते हैं, लेकिन जब पंखा एकदम से बंद होता है तो वो डीप जो साइलेंस है, वो पीस है, हमें तब महसूस होता है दैट यस, इतनी शांति भी है। तो वही जो बैकग्राउंड नॉइस के अंदर हमें रहने की आदत पड़ी हुई है, जो मन शांत तो होता ही नहीं है, लगातार उसमें कुछ ना कुछ चले ही रहता है, दैट इज आवर ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस। कि हम उसके प्रति जागरूक ही नहीं है कि मन क्या क्या ताने बाने लगातार बुने जा रहा है। तो उससे शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ मांगते हैं लोग। कईयों को शराब पीने की लत लग जाती है, जी शराब पी लिया, अब हमारा माइंड सेट है, अब हम बिल्कुल सुखी हैं, अब हमें डीप रिलैक्सेशन मिल रहा है। या शॉपिंग, कईयों को शॉपिंग का कीड़ा होता है, शॉपिंग करके जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। या इतना, इसको स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं, फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फूड खा लो हमें रिलैक्स मिलेगा, टीवी का ये सीरियल देख लो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को पीसफुलनेस नहीं देता है। यह हम सब ऑब्जर्व करते हैं। जितनी देर आप हॉल थिएटर में बैठ के मूवी इंजॉय कर रहे हो, 3 घंटे के बाद दोबारा बैकग्राउंड नॉइस फिर से चालू हो जाएगा। तो हैबिचुअल रेजिस्टेंस क्रिएट अनईज एंड डिसकंटेंट। ये होता क्यों है? ये 5th पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट, हैबिचुअल रेजिस्टेंस। अभी मैंने अंजू मैम से बात करी कि पास्ट की पकड़ और फ्यूचर की पकड़, ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग पकड़ है, और हम उनको जब छोड़ नहीं पाते हैं तो हम उससे इतना चिपके हुए होते हैं, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रह ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पास्ट या फ्यूचर में ही ज़्यादा मेरा माइंड है वो ट्रेवल करता है। यही होती है ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस, जो कहीं ना कहीं हम सब इससे रेजोनेट करते हैं दैट यस, ये हमारा भी कहीं ना कहीं पैटर्न है। डीप अनकॉन्शियसनेस क्या है? उसमें डीप अनकॉन्शियसनेस में हम साइकोलॉजिकल लेवल पे चले जाते हैं, अपने मन शरीर को, अपने इमोशनल बॉडी तक को हम लोग हर्ट करते हैं। तो वहां पे हमारी पेन बॉडी ट्रिगर होती है। ये हमने प्रीवियस लेसन में किया था कि पेन बॉडी क्या चीज़ है। तो पेन बॉडी है जब वो हमारे मन के भाव हमारे फिर फिजिकल अपीयरेंस में, हमारी बॉडी के अंदर डिजीज के रूप में कोई चीज़ मैनिफेस्ट होने लग जाती है, या हमारी जो हमारा नॉर्मल डे टू डे जीवन है वो हमारे इमोशन की वजह से हमारा जीवन, हमारी सराउंडिंग, हमारे रिश्ते सभी पॉइजनस हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं वो हमारी इमोशनल बॉडी हर्ट है, इसीलिए हम सब अपने दाएं बाएं को भी वैसा बनाए जा रहे हैं। तो उससे हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसमें इलनेस आना स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड पेन बॉडी। जो इमोशनल शरीर हमारा खराब होता है, इजीली जनरेट विद कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जी फील्ड। और हम इतने अंदर से, हमारी एनर्जी ऑरा इतनी कमज़ोर होती है कि 4 लोग अगर नेगेटिव बात कर रहे हैं तो मेरी एनर्जी ऑरा उनके साथ ईजिली अफेक्ट हो जाएगी। या किसी ने मुझे ज़रा सा कुछ अपशब्द बोला, मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाऊंगी। तो किसी भी नेगेटिव पॉइंट से मेरी एनर्जी ऑरा बड़ी जल्दी ट्रिगर हो जाएगी और हम उसके प्रति अनअवेयर होते हैं। फिजिकल वायलेंस इज इम्पॉसिबल विदाउट डीप अनकॉन्शियसनेस। जो लोग लड़ाई झगड़ा कत्ल तक कर देते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस का उपज नहीं है, वो डीप अनकॉन्शियसनेस की उपज है। अंदर से उनको मालूम ही नहीं है कि उनके क्या एक्शन है, कर क्या रहे हैं वो। दैट इज कॉल्ड डीप अनकॉन्शियसनेस।
अब हम इसके खतरे भी पता है, हमें सब कुछ मालूम है, तो अल्टीमेटली अभी क्या बताना चाहते हैं कि हमें इन दोनों टाइप की अनकॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व करना है, कहीं हमारे भीतर ये कुछ तो नहीं है, अगर है तो ऑब्जर्व करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, एंड देन हमें अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना है। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी विद सो मच पेशेंस। तो अभी आगे ओवर टू यू गुरपिंदर मैम। आज मैम पूछेंगे। नहीं नहीं, सब लोग ही, कुछ किसी ने पूछना नहीं, किसी का कोई इम्तिहान नहीं पहले ले लिया। जिसको बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट की ही बात शेयरिंग करेंगे, करने हैं जी, प्रेजेंट शेयरिंग। मोमेंट की ही बात करेंगे कि इस समय, इस क्षण में, यही जो 20-30 मिनट थे, 25 मिनट, उसमें सबको कौन कौन सा एक बुलेट पॉइंट पकड़ा, या किसी की कोई शेयरिंग। ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस। सो यस मास्टर्स। मैम बुलेट पॉइंट तो यही है कि पता ही नहीं होता इंसान को, वही समझना जरूरी है कि पता ही नहीं होता कि कहाँ खराब कर रहे हैं। नाव में तो है ही नहीं, नाव तो प्रेजेंट मोमेंट तो खराब हमेशा से हो ही रहा है और उसको पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हो रहा है, तो इसी को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे उसको पहले तो समझ आए कि नाव मोमेंट में खराब कर रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, जो अक्सर नहीं होती। हाँ, वही जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी के नाउ मोमेंट में सब बड़े लाइट मूड में या उसमें बैठे होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि कब हम अपने पास्ट के जो इंसिडेंट्स या फ्यूचर का फियर कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, उसको हम नाउ मोमेंट में खराब कर देते हैं, जो कि एक लाइट मोड से शुरू होता है। बिल्कुल। सो थैंक और यू। कोई भी काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट चाहिए हमें तो तभी मिलेगा अगर हम नाउ मोमेंट में हैं। अदरवाइज नहीं तो वो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, रिजल्ट वो नहीं मिलेगा हमें। 100% रिजल्ट चाहिए तो नाउ मोमेंट में ही बैठो। आइडेंटिफाई करना सबसे पहले जरूरी है, फिर एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ ये खराब हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से अमन ने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, बहुत बढ़िया। थैंक यू अमन। थैंक यू थैंक यू मैम। एंड मास्टर्स, किसी की शेयरिंग है, कोई अपना एग्जाम्पल भी, हम ये नहीं कहते, दे सकते मैम हो। यस पूनम। कभी कभी नाव मोमेंट भी ऐसा होता है कि उस नाव मोमेंट में भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मीन्स सिचुएशन सडन ऐसी आती है, नाव मोमेंट में एंजॉय करते हैं। जैसे एन एग्जांपल कि जैसे मेरे को स्कूल के एग्जांपल ही मालूम है कि टाइम बढ़ा दिया सडन, स्कूल में आपका टाइम कुछ और है, एक्स्ट्रा रुकेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं होता बट रुकेंगे। अब वहां पर एकदम से लगता है ऐसे क्यों रुकेंगे, क्यों रुकना है, ऐसे क्यों रुकना है। वो गुस्सा आ रहा होता है उस मोमेंट पे, फिर क्या ही एंजॉय करे उस मोमेंट को। उस समय में रोक के ये देख सकते हो कि ये हो तो गया, ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन उस मोमेंट को हम लाइट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर गुस्सा भी करोगे तो उसमें होना तो कुछ नहीं है, क्योंकि इट्स ऑर्डर। वहां एक्सेप्टेंस वाला आएगा कि एक्सेप्ट, जो मैंने अभी वो बोला था ना कि एक्सेप्ट, रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट दैट प्रेजेंट मोमेंट, डोंट रजिस्ट दैट। उसके विरोध में नहीं, वो जब विरोध उठ रहा है तभी गुस्सा आ रहा है ना। एक्सेप्टेंस करके बैठ जाओ, बैठे हैं भाई, चलो 2 गप और मार लेंगे या थोड़ी चाय और पी लेंगे। वही कि वहां पे बिल्कुल भी अगेंस्ट थॉट या वर्क करने की कोशिश नहीं करनी, जब तक कि कोई बहुत, जैसे हमने बताया कि हाँ, अगर आपने कहीं जाना है, कुछ एग्जाम है, तब हमें अवेयर रहना है, या कुछ इमरजेंसी है। लेकिन अगर वो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को आप सोचिए, गुस्सा करके क्या हम उस ऑर्डर को चैलेंज कर पाएंगे कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं क्यों। मैम,
उस टाइम बहुत कुछ याद आ रहा होता है वो टाइम पे, कि ये टाइम पे हम घर पहुंचते थे, ये टाइम पे बच्चे हाँ संभालेंगे, ये वही, टाइम पे घर बट संभालेंगे। साथ के साथ इम्मीडिएटली ये सोचना है कि क्या ये हमारे बस में है या नहीं है। एक्सेप्टेंस, जैसे उन्होंने बोला ना कि वो बहुत अच्छा था वो वाला पॉइंट, कि एक्सेप्टेंस फॉर द प्रेजेंट मोमेंट, नो रेजिस्टेंस एंड डोंट एक्ट अगेंस्ट इट, एक एक पल का। तो वो उस समय देखो, उस ऑर्डर का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको कोई भी नहीं चैलेंज, उसको तो आई थिंक अगर गवर्नमेंट ने किया तो प्रिंसिपल्स भी नहीं चेंज कर सकते, अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री से हुआ है। और अगर प्राइवेट है तो भी कुछ सोच समझ के कलेक्टिव डिसीजन हुआ होगा। तो वहां पे उसमें से पॉजिटिव ढूंढ लो कुछ। गप्पे मारने वाला पॉजिटिव ठीक है मैडम। हाँ, चाय एक्स्ट्रा हो जाएगी। हाँ वही तो। नहीं तो वो जो डांस वाला है, चलो 2 स्टेप डांस और कर दिया, पर गुस्सा हम वहां कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा बस हो, इट कैन बी चेंज्ड और इट कैन बी निगोशिएटेड। यहाँ नो चांस ऑफ निगोशिएशन, नो चांस ऑफ चेंज, वहां पे एक्सेप्टेंस ही बेटर है। यस मैम। वहां पे कुछ नहीं किया जा सकता। तो वो राइट मैम, एक्सेप्ट मतलब करना, जहां पर वही कुछ तो नहीं सिखा किया। रहे हैं ना। जैसे लाउसे है, वो तो यही बोलते हैं कि बस बैठे विटनेस मोड में। तो वही चीज ये भी विटनेस मोड ही सिखा रहे हैं, पावर ऑफ नाउ में। विटनेस फिर तो हो मैम, जाओ। फिर तो ये है कि कोई भी बस एक्सेप्ट करते चलो, एक्सेप्ट करते चलो, एक्सेप्ट ही आई करते चलो। थिंक अगर आप देखिए, फिर तो हमारे गुस्सा आएगा ही नहीं पास मैम। हमारे पास सुख सुविधाएं सबसे ज्यादा है, ऑफ सबसे कोर्स। ज्यादा सुख सुविधाएं हैं इस टाइम में, इस जनरेशन में, ये समय एरा में। इवन लोकल फ्लाइट से आप, पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही होती थी, अभी सुबह दोपहर शाम आप कहीं पे भी, और अदर थिंग्स भी इतनी हैं सुख सुविधाएं। क्या मन उतना ही खुश है? नहीं, जितनी रिजिलियंस और हैप्पीनेस पहले होती थी, जब मीलों पानी भरने के लिए जाते थे। इवन कपड़े, मैंने वो टाइम जिया हुआ है, जब पानी एक कुआं होता था, जो स्टाफ मिलता था हमें नहीं, लेकिन जो हॉस्पिटल में स्टाफ मिलता था उनके साथ वो गांव की सब लेडीज, विलेजेस में पोस्ट होती थी, सब लोग एक साथ पानी भरने जाना, किसी ने वो चूल्हा वगैरह बनाने के लिए मिट्टी लेने जाना, कपड़े धोने के लिए जाना। वो हैप्पीनेस, वो चीज, वो सब सारा दिन काम करते थे, लेकिन इतनी एक्सेप्टेंस, इतना रिलैक्सेशन माइंड का। और घरों में शाम होते ही आदमियों का भी वो हो जाता था कि किसी ने शराब पी है या इकट्ठे बैठे हैं का, मतलब एक्सेप्टेंस की पीक मैंने देखी हुई है अपनी लाइफ में, 8th तक। रूरल एरिया में अगर आप बहुत नजदीक में जाके अगर वो देखो ना, तो आपको पता लगेगा। तो इसलिए ये चीजें बहुत बहुत अहमियत रखती हैं कि पावर ऑफ नाउ। उनको पता था, अभी भी राजस्थान या जो रिमोट एरियाज हैं उनको पता है, पहाड़ों में चले जाओ, उनको पता है कि हमें लाना है पानी नीचे जाके, या ऐसे ट्रैवल करके ऊपर जाना है, वहां पे कोई और मोड ऑफ नहीं आ सकता। तो एक्सेप्टेंस कर ली उन्होंने। जो अभी पीछे हमारे कोई नोन थे, वो पहाड़ों की तरफ गए, वहां जैसे हमें आदत है कि पब्लिक व्हीकल मिल गया, गाड़ियां नहीं जाती है ना, आपने जितना जाना है वहां पे कोई ऑटो नहीं मिलता आपको, कोई टैक्सी कैब भी बड़ी मुश्किल। एक्सेप्टेंस है कि वी हैव टू गो। तो वो एक्सेप्टेंस के कारण ही एक सेचुरेशन पॉइंट था। वही पावर ऑफ नाउ है कि भाई अभी मुझे इस वक्त में ये काम करना है तो करना है। जी। ठीक है ना। तो जी पूनम को मैम अपने आई वुड लाइक टू एंगर पे ऐड। तो बहुत वर्क करना है,
पूनम को अपनी इम्पेशंस और एंगर पे बहुत वर्क करना है। देखो आपने मुझे कितना जज कर लिया मैम। नहीं, मैंने जज नहीं किया। दूर बैठे हुए। नहीं, नहीं जज नहीं, आप नहीं सही किया। सही जज किया वैसे आपने मुझे। नहीं, जजमेंट नहीं हम करते, एवेल्युएशन होती है। जजमेंट और एवेल्युएशन में फर्क सही होता है इवेल्युएट किया आपने मेरे पहचाना को। है, पहचाना है हाँ सही, मीन्स मतलब वही। है मैम ना। ने। तो और आप एक टीचर हो, आप देखो कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करोगे आपके बच्चे भी वाइब्रेट करेंगे। ट्यूनिंग फोर्क होता है, उसका एक्सपेरिमेंट आपने साइंस लैब में देखा होगा कि दो क्लोज ट्यूनिंग फोर्क होते हैं, एक जहाँ पे वाइब्रेट करता है दूसरा भी। तो स्टूडेंट्स भी वैसे ही जो क्लोज में रहते हैं, हम यहाँ जब ऑनलाइन में बैठे हम एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हैं, तो जहाँ पे बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में है तो वहां पे बच्चे कितना पकड़ेंगे, और उसी ट्यूनिंग फोर्क को लेके आप घर आओगे। कर रही मैम, चेंज होने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। नहीं, हो रहा है कोशिश धीरे नहीं धीरे। करनी, वहां पे भी हाँ मतलब कोशिश नहीं करनी। सरेंडर कर देना है। सरेंडर कर देना है कि यस आई नो दैट है। बस एक्सेप्टेंस सीख लो। एक्सेप्टेंस सीख लो हर चीज की। जैसे नहीं कोई आया बारिश में डांस करने, अगर एक्सेप्ट कर लिया होता तो अपनी मूवमेंट इंजॉय कर लेती। यस। राइट मैम, ठीक कह रहे हो आप। राइट मैम। चलिए, ठीक है मैम, यस थैंक यू। नवनीत। यस मैम, वो एक्सेप्टेंस से याद आया कि जब हम लोग मतलब कभी कभार मेरे को गुस्सा आता है, खाते खाना बनाते वक्त भी हम लोग इतने, कई बार ही होता है कि मन नहीं कर रहा होता है लेकिन बनाना पड़ रहा होता है मजबूरी में, तो वो चीज हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन मुझे याद आता है कि जब हम किसी रिलेटिव के घर के गए थे, वो बहुत, मतलब वो मेरी परदादी थी, एंड शी वॉज मे बी 70s में रही होंगी उस वक्त, लेकिन या 80s में होंगी। तो वो इतने प्यार से खाना बना रही थी, और मतलब पाठ करते करते वो मैंने देखा कि अरे यार, ये पाठ, मतलब पाठ क्यों कर रही है, क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती है। तो वाहिगुरु का नाम लेकर के या कोई मंत्र जाप करके अगर आप करते हो, तो वो आप खाना बनाते हो, वो प्रेजेंट मोमेंट में आपको वापस ले आता है, और उसमें ही वो उसका स्वाद भी बढ़ जाता है खाने का, क्योंकि आप उसी पल में होते हो, उसी के अंदर ही होते हो, उस क्षण में होते हो। तो ये चीज, प्रेजेंट मोमेंट का जो मैजिक है ना, वो मैं उससे वाकिफ हुई हूँ कई बारी। कि मैं पोछा लगा रही होती थी और मैं सोची थी कि मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मैं कतर में रहती हूँ, तो नेचुरल सी बात है, यहाँ सर्वेंट्स कम ही आते हैं। तो जब पोछा लगाती थी तो मैं सोची थी कि मैं कहीं मंदिर या गुरुद्वारे में लगा रही हूँ, तो उस क्षण में रह के और मैं पोछा लगा रही होती थी, तो वो उसका मैजिक जो होता है, तो आपके आसपास जो है आपके काम खुद ब खुद बनने लगते हैं। मीन्स आपको लगेगा कि मिराकुलस लाइफ हो रही है, कोई मिरेकल्स हो रहे हैं, काम कर देते हैं आपके। बस यही है। थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल। थैंक यू। बहुत अच्छी बात। थैंक यू नवनीत शेयरिंग के लिए। चलिए मास्टर्स, बहुत सारी यही चर्चा है, और इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं, मैं तो बार बार कहूँगी। और इसी से ही माइंड में शेयरिंग करते हैं तो हमें याद रह जाता है कि हमने क्या डिस्कस किया था और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो श्रवण हुआ, चिंतन मनन भी होगा, और फिर जीवन में अपनाना भी होगा। तो थैंक यू जी। और पूनम जी से अभी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए, अंजू जी जो भी नए आए हैं, ठीक है, आप, अमन आपको गाइड करेगी। आप आना पाना सती मेडिटेशन से शुरू करिए, और यहाँ आके, जैसे फुल मून आ रहा है, फुल मून पे हम पूरी रात करते हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा गाइडेंस करवाते हैं, तो आप भी मेडिटेशन करवाना शुरू करिए। हाँ, पेपर पे ओके लिख के पढ़ के हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़ के हमें करवा रहे हो, हम आंखें बंद करके उस गाइडेंस को लेंगे, लेकिन यू विल सी द डिफरेंस जब आप सर्व करोगे तो। ट्राई करूंगी मैम, श्योर। यस। ओके। ओके मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। और भी कोई मास्टर्स अगर नए हैं तो आप कोशिश करिए कि शुरू में आनापाना सती की मेडिटेशन की वीडियोस देखिए, सुनिए, और
फिर आगे हमें ध्यान करवाइए। ठीक है जी, चलिए मास्टर्स, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ अमन। जी। हम 10:30 तक है ना, हाँ जी। इसीलिए थोड़ी सी गाइडेंस के साथ, आप भी बहुत थक गए होगे, और फिर बाकी म्यूजिक के साथ साइलेंट में। ठीक है जी। तो चलिए डिवाइन मास्टर्स, अभी ध्यान की यात्रा की ओर चलते हैं। आज इस नाउ मोमेंट में रह के पूर्ण रूप से, पूरी परिपक्वता के साथ, पूरा दृष्टिकोण सिर्फ अपने आप पे बनाना है। दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों की उंगलियों को क्रॉस करेंगे। जॉइन योर हैंड्स एंड जेंटली क्लोज योर आईज, और केवल अपनी आती और जाती श्वास के ऊपर अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने हृदय स्थान पे ध्यान लेकर जाएंगे। हर एक श्वास भीतर भरें और हृदय स्थान पे उस श्वास को कुछ क्षण रोकें। यही नाउ मोमेंट है, इसी के अंदर जीवन है। जब सुविधा लगे तो एक्सेल आउट, बाहर निकली हुई श्वास को भीतर भरने से पहले कुछ क्षण फिर रुकें। अगर ये श्वास भीतर ना आए तो इसीलिए अपने वर्तमान क्षण में अपने पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास भीतर भरें और अपने हृदय स्थान में अपने पूर्ण तत्व के साथ शांत भाव से विराजमान हो जाएं। और वहां अपने हृदय स्थल पे बैठ के अपने सिर्फ श्वासों के उस आवागमन को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आज दृष्टा बन के बैठेंगे। आपका जो जो भी नाम है, उस नाम से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है। वो इस शरीर का, इस ईगो सेल्फ की आइडेंटिटी है। इस शरीर में विराजमान जो मेरा पूर्ण तत्व है, वो सिर्फ इस जीवन को अनुभव करने के लिए आया है। दृष्टा भाव से इस क्षण में, इस पल में अपने आप से प्रश्न करें, इस वर्तमान क्षण में क्या ऐसा है जो मैं देख पा रही हूं? क्या कोई इस क्षण में चैलेंज है? इस वर्तमान पल में संपूर्णता है। मेरा शरीर, मन, बुद्धि और ये श्वास सब एक हैं। सिर्फ अपने श्वासों के आवागमन को ही महसूस करना है। और कोई विचार अगर सरफेस पे आ भी रहा है तो एक्सेप्ट इट। उस विचार से सिर्फ एक ही भाव
कि इस क्षण में मैं ध्यान कर रही हूँ, ये क्षण सिर्फ ध्यान के लिए है, अपने उस हायर सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए है। वापस से अपना ध्यान फिर से श्वास पे केंद्रित करेंगे तो बड़ी आसानी से वो विचार भी चला जाएगा। Drop your analytical mind, just be with your breath. जिसको भी अपने बचपन की कोई भी एक फोटो के रूप में याद हो, इस दुनिया में जब आए थे तब का कोई क्षण उन पिक्चर्स के माध्यम से आपके जहन में हो, अपने उसी स्वरूप को हृदय स्थान में बिठाएं। अपना अपना हृदय स्थान पे रूप स्थापित करें। जब इस संसार में आए थे वो रूप, वो पल, ना प्रेजेंट, ना पास्ट, ना फ्यूचर, अपने उस रूप को बिठाएं वहां पे। और उसी बच्चे को अपने हृदय स्थान में देखें, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ। ना कोई पास्ट का उसके भीतर कोई भी लेश मात्र भी विचार है, ना फ्यूचर की लेश मात्र भी चिंता है। वह अपने वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से जी रहा है। अपनी उस बाल अवस्था को हृदय स्थान पे पूर्ण संतुष्ट, जो हर एक परिस्थिति को एक्सेप्ट करके रिलीज करे जा रहा है, उस रूप को भीतर जागृत करें। स्वयं के प्रति गहरे अनकंडीशनल प्रेम की अनुभूति को महसूस करें। अगले कुछ पल अपने इसी बाल स्वरूप के साथ हृदय स्थान पे ध्यान केंद्रित करके अपनी श्वासों के आवागमन को अवलोकन करेंगे। कोई लॉजिक माइंड नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ सरेंडर, सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस। The life will become so miraculous. In fact, life है ही miraculous. ये जीवन अपने आप में बहुत अद्भुत है, लेकिन इसकी अनुभूति सिर्फ वर्तमान क्षण में रह के ही की जा सकती है। तो आइए अपने जीवन के परम उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं और इस वर्तमान क्षण की अनुभूति से अपने हृदय स्थान पे अपने परम तत्व को जागृत करके
पूरी मानवता में उसी एनर्जी को रेडिएट करते हैं। बने रहें अपनी श्वासों के साथ।
last 10 minutes, masters. अपने भीतर के बदलाव के साक्षी बने। इस पल में, इस क्षण में जो भीतर घटित हो रहा है उसका अवलोकन करें। मेरे भीतर हर एक सेल की ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। हर एक ऑर्गन एक दिव्य ऑर्गन के रूप में ऊर्जावान हो रहा है। इस सकारात्मक परिवर्तन के लिए, उस यूनिवर्स की दिव्य एनर्जी के लिए ग्रेटफुल रहें। ये कॉस्मिक हीलिंग, ये यूनिवर्सल एनर्जी कुछ और नहीं है। इस श्वास के रूप में जो धारा भीतर प्रवाहित हो रही है, यही उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक साक्ष्य है, एक प्रूफ है कि उस ऊर्जा को जो भीतर भर रहे हैं, जो मेरे इस शरीर को चलायमान करती है और इसी शरीर के माध्यम से ये जीवन की अनुभूतियाँ, इसके विभिन्न प्रकार के अनुभव ग्रहण जो हम कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सल ऊर्जा की वजह से है, तो उस ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा को उन श्वासों के रूप में भीतर उतरता हुआ देखें। उस ऊर्जा के प्रवाह से बदली हुई उस भीतर की ऊर्जा का अनुभव करें। और प्रतिपल अपने आप के साथ यही एफर्मेशन करें, इस पल में, इस वर्तमान क्षण में सब कुछ संपूर्ण है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ कंप्लीट है। इसी संपूर्णता के पीछे हमारी दौड़ लगी हुई है, लेकिन उस दौड़ को शांत करके इस संपूर्ण वर्तमान क्षण में जो इस पल में जीवन है, उस जीवन में मैं पूर्ण रूप से आनंदमय हूँ। जैसे जैसे हम इस प्रैक्टिस को जीवन में लगातार अनुभव करेंगे, तो इस मन शरीर की जो थिंकिंग पैटर्न बने हुए हैं, उसकी जगह पे नए पैटर्न्स बनने प्रारंभ होंगे। ऊर्जा ट्रांसम्यूट होना शुरू होगी। तब वर्तमान क्षण के हर एक पल को आनंद से जीना, हर एक वर्तमान पल को पूर्ण रूप से देखना, वही जीवन है, इसका अनुभव करना हम प्रारंभ करेंगे। पूर्ण समर्पण और पूर्ण स्वीकार भाव, इन दो भावों की हृदय स्थान में उत्पत्ति को महसूस करें। मैं इस वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ।
मैं उस दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पूर्ण रूप से समर्पण करती हूँ। अपने उच्च परम स्वरूप को मैं समर्पण करती हूँ। ये दो भाव जैसे ही भीतर उतरेंगे, उसी पल भीतर की ऊर्जा में परिवर्तन वर्तमान क्षण में महसूस करेंगे। लास्ट 2 minutes। और हृदय में प्रतिपल आभार का भाव और अधिक जागृत करें। इस वर्तमान क्षण के लिए आभार, इस दिव्य शरीर के लिए कोटि कोटि आभार, जीवन के हर सुख सुविधा के लिए, इस मंच के लिए, इस दिव्य ज्ञान के लिए कोटि कोटि आभार। अपने भौतिक माता पिता के लिए, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए कोटि कोटि आभार। माँ वसुंधरा, प्रकृति, प्रत्येक जीव राशि जो प्रतिपल हमें जीवन के अनुभव से अवलोकन करा रही है, प्रतिपल हमें एक शिक्षक की भांति अनकंडीशनल लव देना सिखा रही है, उसके लिए कोटि कोटि आभार। सहजीवन करने वाले हर एक प्राणी के लिए कोटि कोटि आभार। जीवन के हर चैलेंज को कोटि कोटि आभार। सभी तरह के अनुभवों के लिए कोटि कोटि आभार। इसी भाव में जो डिवाइन मास्टर्स बने रहना चाहते हैं, वो अपनी ध्यान की यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिन्हें बाहर आना ही है, धीरे से अपने दोनों हाथों को खोल के अपनी आंखों पे रखेंगे। हाथों के भीतर ही आंखों को खोलेंगे और पूरी हाथों की ऊर्जा को आंखों में समाहित करेंगे और एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कान के साथ हाथ नीचे ले जाइए और आंखें खोल लीजिए। आपके हृदय में बसते हुए उस परम चैतन्य तत्व को, सच्चिदानंद स्वरूप को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you, Gurpinder ma'am. Thank you, Divine Masters. Over to you, Gurpinder ma'am. Thank you, Masters. Thank you very much. And divine night to all of you. कल फिर मिलेंगे। ध्यानमय रात्रि सभी को।